हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 1 को पढ़ेंगे। तो इसमें अध्याय 1 हमारा समाज विविधताओं से भरा पाठ पढ़ेंगे। हमारा समाज विविधताओं से भरा, हमारा जो समाज है वो विविधताओं से भरा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या है हमारा देश। आप जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, जिसकी वेशभूषा अलग अलग है, उनकी बोलियां अलग है, खान पान, पर्व त्योहार, रीति रिवाज सब कुछ अलग अलग है। तो लेकिन फिर भी क्या है, इतने सारे जितने राज्य हैं हमारे देश में उतने बोलियां बोली जाती है, उससे भी ज्यादा बोलियां बोली जाती है, उतने उससे भी ज्यादा धर्म के लोग हैं। तो इस तरह की भिन्नताओं के बावजूद भी हमारे देश में एकता है, आपस में लोग मिलकर रहते हैं। और हमारे देश में जो संविधान है उसमें भी सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई है। सभी अपने धर्म को अपनी तरह से पालन कर सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता दी गई है। तो हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ हमें विभिन्न प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। हम जहाँ रहते हैं आप देखेंगे कि आपके आसपास भी अलग अलग तरह के लोग रहते होंगे, अलग अलग पर्व त्योहार मनाते होंगे, अलग अलग तरह की बोलियां बोलते होंगे, उनका जो खान पान है वो भी अलग अलग होता होगा, उनका रहने का तरीका भी अलग अलग होता होगा। तो हमारे आसपास का सामाजिक जीवन काफी विविधताओं से भरा है। जो ये अलग अलग तरह के भाषा, धर्म, खान पान है, यही क्या है, विभिन्नता है। इसमें क्या है, विभिन्नता है। लेकिन इस सारी विभिन्नताओं को के होते हुए भी हमारे देश में बहुत ज्यादा एकता है, क्योंकि सभी धर्म दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं। हमारे आसपास का सामाजिक जीवन, ठीक है, हमारे आसपास का जो सामाजिक जीवन, यहाँ एक शब्द आया है समाज, ठीक है, सामाजिक, समाज। तो समाज क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। समाज क्या है, यह एक ऐसा समूह होता है जिसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ मिलकर निवास करते हैं और अपने रीति रिवाजों वह परंपराओं का निर्वहन करते हैं। तो एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है समाज जहाँ पर अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के, संस्कृति के लोग रहते हैं और उनके रीति रिवाज और परंपरा जो है वो भी अलग अलग हैं और सब अपना अपना रीति रिवाज पालन करते हैं। तो ये क्या हो गया, समाज। इसे आप नोट कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे। तो यही समाज है और हम इसी समाज के बारे में ही पढ़ रहे हैं। और ये समाज का जो जीवन है वो क्या है, सामाजिक जीवन है। तो हमारे आसपास का जो सामाजिक जीवन है वो कैसा है, थोड़ा जान लेते हैं। परिवार समाज की एक पहली इकाई है। परिवार क्या है, जहाँ दादा दादी, माँ पिताजी, भाई बहन सब मिलके एक जगह रहते हैं, चाचा चाची, ये लोग क्या है, जब सब साथ मिलकर रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। तो परिवार क्या है, समाज की पहली इकाई है जहाँ अच्छी आदतें, व्यवहार, संस्कार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और हम जो अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं वो कहाँ सीखते हैं, सबसे पहले जन्म के बाद हम कहाँ रहते हैं, परिवार में रहते हैं। तो जो अच्छा बुरा जो भी सीखते हैं हम कहाँ सीखते हैं, अपने परिवार में ही सीखते हैं। परिवार द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा के द्वारा ही हमारे समाज की दशा और दिशा तय होती है। यदि हम परिवार में अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे तो क्या होगा, हम एक अच्छा आदमी बनेंगे, अच्छे व्यक्ति बनेंगे और अच्छे व्यक्ति से ही समाज अच्छा होता है। लेकिन हम परिवार में ही कुछ गलत चीजों को देखेंगे, गलत चीजें सीखेंगे तो क्या होगा, फिर जब हम बड़े होंगे तो हम भी गलत व्यक्ति बनेंगे और जब गलत व्यक्ति बनेंगे तो समाज भी क्या होगा, खराब बनेगा। इसीलिए परिवार में अच्छी अच्छी बातें को सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवार में हम जो अच्छी बातें सिखाते हैं वही उस व्यक्ति को आगे चलकर अच्छा व्यक्ति बनाता है। परिवार के बाद विद्यालय हमारे समाज का बेहतर बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाता है। तो पहला हो गया, परिवार में अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं।
उसके बाद दूसरा स्टेज क्या हो गया, विद्यालय। क्या है, विद्यालय भी समाज को बेहतर बनाने का एक अच्छा साधन है, अच्छा माध्यम है। तो क्या होता है, हम कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताते हैं और उसके बाद जो अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये सब कहाँ सीखते हैं, हम विद्यालय में सीखते हैं। नई नई चीजों की जानकारी होती है, हमें समाज के बारे में जानते हैं, नए नए चीजों के बारे में जानते हैं, या फिर जो अच्छी आदतें लगती है वो भी स्कूल की देन होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि समाज को एक अच्छा समाज देने में स्कूल का भी बहुत ज्यादा योगदान होता है, क्योंकि यदि स्कूल में अच्छी बातें सिखाई जाएगी तभी अच्छे व्यक्ति तैयार होंगे और समाज भी अच्छा बनेगा। विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा रूप है। विद्यालय क्या है, जैसे समाज में अलग अलग तरह के धर्म के लोग, जाति के लोग और विभिन्न विभिन्न धर्मों के रीति रिवाजों के लोग आपस में मिलकर रहते हैं, उसी तरह क्या है, विद्यालय भी एक समाज का छोटा रूप है। कैसे, क्योंकि यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो अलग अलग परिवेश से आते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, पहनावा क्या होता है, सब अलग अलग होता है। क्या आपके परिवार के भाई बहन या कक्षा के मित्र आपकी तरह दिखते हैं? तो क्या है कि जितने भी विद्यालय में बच्चे आते हैं वो अलग अलग परिवार से आते हैं, अलग अलग परिवेश से आते हैं, जिनका रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, और सारे बच्चे एक जगह आकर सीखते हैं, विद्या अर्जन करते हैं। तो क्या हो गया, परिवार जो विद्यालय हो गया वो भी एक छोटा सा समाज हो गया। तो जो आपके घर में जो आपके भाई बहन हैं या फिर आपके मित्र हैं, स्कूल में जो आपके मित्र हैं या घर में जो आपके मित्र हैं, तो क्या वे सारे लोग आपके तरह ही दिखते हैं, सब एक जैसे दिखते हैं? क्या आपके पसंद और खान पान उनकी तरह है, और आप जो खाना पसंद है उनको भी वही खाना पसंद है? आपको जिस तरह रहना पसंद है क्या उनको भी उस तरह से रहना पसंद है? तो नहीं पसंद है ना, सबका क्या है, अपना पसंद है, अलग है, सबका जो खाने का तरीका अलग है, सबका खान पान अलग है। और ये भी हो सकता है कि सबका बोलियां भी अलग हो, सब अलग अलग भाषा बोलते हैं। हो सकता है कि आपके जो भाई बहन है वो आपके जैसा भाषा बोलते हैं, लेकिन जो आपके आसपास के दोस्त हैं या विद्यालय के दोस्त हैं वो क्या है, हो सकता है वो अलग भाषा बोलते हों। निश्चित रूप से उत्तर ना ही होगा। क्या होगा इसका उत्तर? आप तो ना बोलेंगे, क्योंकि सबका अलग अलग है। यही हमारी विविधता है, और यही क्या है, विविधता है। जो अलग अलग होना, अलग अलग तरह का होना, यही क्या है, विविधता है। विद्यालय में हम एक साथ खेलते कूदते हैं और अनुशासन सीखते हैं। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य अनुशासन ही है। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है? अनुशासन। अनुशासन मतलब क्या? नियमों को सटीक ढंग से पालन करना, जो नियम है उसी के अनुरूप अपने जीवन को चलाना, सारे नियमों को जीवन में पालन करना और उसी के अनुरूप चलना, यही अनुशासन है। हर चीज में, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, काम के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, बिना अनुशासन के कोई भी काम अच्छी तरह से संभव नहीं है। जब तक आपके काम में अनुशासन नहीं आएगा तब तक वो काम आपको सही तरह से नहीं हो सकता। इसीलिए हर जगह अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। आप समाज के बारे में जाने। अब देखिए, विद्यालय विद्यार्थियों को एक सभ्य नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाता है। क्या करता है? विद्यालय से हम क्या करते हैं? अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, और वो हमको वही नींव है कि हमारे अंदर अच्छी आदत आए। लेकिन उसमें से भी कुछ चीज क्या होते हैं, गलत लोगों के संगत में आकर गलत चीज सीख लेते हैं। लेकिन हमको क्या है कि हमेशा अच्छी चीजें ही सीखना चाहिए। जब हम अच्छी चीजें सीखेंगे तब हम अच्छे व्यक्ति बनेंगे, और हम अच्छे व्यक्ति बनेंगे तो हमारा समाज भी अच्छा बनेगा। और साथ ही साथ हम जो ज्ञान अर्जन करते हैं, पढ़ते हैं, उससे क्या होता है, उसको भी सही ढंग से अर्जन करना। और अच्छे से जब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हम क्या होंगे, एक सफल व्यक्ति बनेंगे, और जिस क्षेत्र में हम शिक्षा ग्रहण करेंगे उसके एक्सपर्ट बनेंगे। तो जैसे
जब कोई विद्यार्थी डॉक्टर, शिक्षक, वकील, राजनेता आदि बनता है तो अंततः इसका लाभ किसको मिलता है? समाज को। क्यों होता है? जो अच्छे समाज को क्या है, सारे लोगों की आवश्यकता है, डॉक्टर की आवश्यकता है, वकील की आवश्यकता है, राजनेता की, शिक्षक की, सबकी आवश्यकता है। और जब हमारे अंदर वो क्वालिटी आएगा, वो गुण आएगा कि हम एक अनुशासन के साथ अपने हर काम को कर सकेंगे, तभी क्या है, समाज भी अनुशासित होगा और समाज भी एक अच्छा बनेगा। झारखंड का समाज भी विविधताओं से परिपूर्ण है, जिसे हम आगे की कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। और ये क्या है, स्कूल का बात, परिवार का बात है, समाज का बात है। इसी तरह से हमारा झारखंड भी विविधताओं से भरा है, लेकिन इसे हम इस कक्षा में नहीं, इसको अगली कक्षा में पढ़ेंगे और उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो इस तरह से क्या है, हमारे देश में भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं और इस विभिन्नताओं के साथ भी लोगों को एक साथ मिलकर रहना है और अच्छी अच्छी चीजों को सीखना है और सबको एक दूसरे के धर्मों का आदर करना चाहिए। देखिए, यहाँ एक भारत का मानचित्र दिया गया है, तो इसमें भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में दिया गया है। तो इसमें क्या है, भारत एक विशाल देश है। भारत क्या है, एक विशाल देश है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को यह एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। मतलब जो अंग्रेजों से गुलामी के बाद भारत स्वतंत्र हुआ, वो 15 अगस्त 1947 को हुआ। इसीलिए हम हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो विश्व मानचित्र पर अवतरित हुआ। कब अवतरित हुआ? जब वह स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतांत्रिक देश बना। आजाद हुआ कब? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का अपना संविधान बना। संविधान का क्या अर्थ है? नियमों का संग्रह। नियम के बिना क्या है, अनुशासन नहीं रह सकता, इसीलिए नियमों का बहुत आवश्यक है। बिना नियम से कोई देश नहीं चल सकता, बिना संविधान के कोई देश नहीं चल सकता। इसलिए हमारे देश के राजनेताओं ने, हमारे देश के जो शीर्ष नेताओं हैं ने स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान का निर्माण किया, जो 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ। अनेकताओं में एकता भारत की विशेषता है। भारत में अनेकता है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी इसकी क्या विशेषता भारत की, कि अनेकता होने के बाद भी सब एक साथ मिलकर रहते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क भारत की विविधताओं में एक अद्भुत है। तो क्या है, भारत क्या है, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी, जनसंख्या वाला देश है। पहले में चीन है। देखिए, यहाँ दिखाया गया है कि ऊंचाई मीटर में, ठीक है, ये जो लाल रंग से दिख रहा है वो क्या है, 1200 से ऊपर ऊंचाई दिया गया है मीटर में। और जो यहाँ थोड़ा गुलाबी, थोड़ा गाढ़ा गुलाबी है, वो 600 से 1200 के बीच में ऊंचाई है। और ये जो गुलाबी रंग का है, ये क्या है, गुलाबी रंग का वो है 300 से 600 के बीच। और ये जो है सफेद रंग का, वो 0 से 300 मीटर के बीच है। और ये जो लाल रंग का लाइन दिख रहा है, ये क्या है, लाल रंग का लाइन, ये क्या है, पूर्वी जो पर्वत श्रेणी है उसके बारे में दिखाया गया। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये जो लाइन सब दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, पर्वत श्रेणी है। ये जो लाल रंग से दिख रहा है, ये सब क्या है, पर्वत श्रेणी है। तो इसे हम यहाँ देखेंगे विस्तार से। देखिए ऊपर, ये क्या है, जो लाल रंग से यहाँ लाइन दिख रहा है, ये सब क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला, सुलेमान, इधर हिंदू कुश है, फिर इधर विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ियां। ये देखिए इधर क्या है, पूर्वी घाट, इधर क्या है, पूर्वी घाट है, इधर पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रृंखला है। यहाँ ऊपर है कुनलुन श्रेणी है। और यहाँ क्या है, पामीर ग्रंथि है, जहाँ पे हिंदू कुश और कुनलुन मिले हैं, ये हो गया पामीर। अब कुछ देख लेते हैं यहाँ पे भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, भारत के पड़ोसी जो देश हैं, जो भारत से सटे हुए हैं, जैसे यहाँ पे है चीन,
ठीक है, चीन है, इधर क्या है, पाकिस्तान, और ये जो जगह दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, नेपाल, ये क्या है, नेपाल, और ये यहाँ पर है भूटान। तो क्या हो गया, चीन, पाकिस्तान, इधर नेपाल, भूटान, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। और यहाँ नीचे एक है श्रीलंका, यहाँ क्या है, श्रीलंका, भारत के पड़ोसी देश। ये हो गया पर्वत श्रृंखला। तो भारत के उत्तर में ये हिमालय की पर्वत श्रृंखला जो गाढ़े रंग से दिख रही है, और यहाँ भी कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, इसीलिए थोड़ा सा गाढ़ा है। और यहाँ जो सफेद रंग से दिख रहा है ये समतल मैदान है, ठीक है। और ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। इधर गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, यहाँ गंडक नदी, घाघरा नदी, ये है सोन नदी, ये हो गया कोसी नदी जो बिहार से होके गुजरती है। और इधर देखिए पश्चिम में क्या है, इधर सिंधु नदी है, सिंधु नदी से निकली है यहाँ सतलुज नदी, रावी नदी, झेलम नदी और सिंधु नदी, ठीक है, इसकी शाखाएं हैं। यहाँ पे ये सारा हो गया। अब देखिए, और इधर एक देश छूट गया, भारत का पड़ोसी देश, ये हो गया म्यांमार। म्यांमार भी भारत का पड़ोसी देश है। यहाँ हो गया बांग्लादेश, और क्या है, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, और इधर हो गया, ये हो गया बांग्लादेश, और ये हो गया बंगाल। अच्छा, भारत का सीमा में कौन कौन से महासागर है देख लीजिए। इधर है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, यहाँ नीचे है हिंद महासागर, देखिए यहाँ पे है हिंद महासागर, ये हो गया बंगाल का खाड़ी, ये बंगाल का खाड़ी, इधर हो गया अरब सागर, और नीचे हो गया हिंद महासागर। ये क्या हो गया, नीचे हिंद महासागर। अब ये अंडमान निकोबार जो है और ये लक्षद्वीप है, ये भी भारत का ही अंग है। मानचित्र को आप समझ गए, और इसे आप विस्तार से देखेंगे और बार बार देखेंगे और इसे समझने का कोशिश करेंगे, और नदियों का नाम भी याद कर लेंगे। देखिए सारे जितने पर्वत श्रृंखलाएं हैं सबको इस रंग से दिखाया गया है। गारो खासी जयंता की पहाड़ियां हैं, ये सारे चीजों को दिखाया गया है, इसे आप समझ लेंगे। अब देखिए आगे देखते हैं। बहुरंगी विविधता वाला देश क्या है, भारत विविधताओं वाला देश है, अनेकताओं में एकता वाला देश है। कौन है, भारत। हमारा देश संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्या है, हमारा देश में क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का क्या अर्थ है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करना। जो हम जनता चुनते हैं मतदान के द्वारा लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, वही सरकार का गठन करते हैं और उन्हीं के द्वारा शासन का कार्य होता है। तो जनतांत्रिक को कहते हैं डेमोक्रेटिक। तो भारत क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो संसार के प्राय सभी धर्मों के अनुयायी यहाँ रहते हैं। तो संसार में जितने भी धर्म है लगभग सभी धर्मों के लोग भारत में आपको मिल जाएंगे। यहाँ की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक विविधताएं पूरे विश्व में भारत को विशिष्ट बनाते हैं। तो पूरे विश्व में जितने धर्म के लोग हैं वे सारे धर्म के अनुयायी भारत में मिल जाएंगे। और भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, या फिर सामाजिक या राजनीतिक या सांस्कृतिक दृष्टि से, सभी दृष्टियों से क्या है, भारत में बहुत ज्यादा विविधता है। इसलिए क्या है, ये अपनी विविधताओं के कारण विश्व में प्रसिद्ध है और इसका एक विशेष महत्व है। तो भौगोलिक विविधता क्या है, इसको देख लेंगे। भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत से घिरी हुई। भारत के उत्तर में मैंने दिखाया कि हिमालय पर्वत है, और भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर। इसलिए क्या है, ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। तटों पर लहराते हैं। 7 देशों की स्थलीय सीमा भारत को स्पर्श करती है। इसके पड़ोसी 7 देश हैं जो अभी हमने जाना, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये हो गए भारत के पड़ोसी देश।
हिमालय से सटे क्षेत्रों में क्या है, भारत में क्या भौगोलिक विविधता है, कहीं पहाड़ है तो कहीं समतल मैदान है, कहीं समुद्र का किनारा तो कहीं रेगिस्तान, तो इतनी ज्यादा भिन्नता। हिमालय के जो सटे क्षेत्र है, हिमालय क्या बहुत ऊंचा पहाड़ है, तो वहां ज्यादा हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तो उसकी जो आसपास के क्षेत्र हैं वो क्या होते हैं, बहुत ठंड है। वहीं राजस्थान क्या है, अत्यधिक गर्म होने के लिए जाना जाता है। राजस्थान क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है। और ये हिमालय भी भारत में है और राजस्थान भी हिमालय है भारत में है। तो एक ही देश में दो जगह में कितना ज्यादा अंतर, एक जगह इतना ठंड है कि बर्फ जमा रहता है और एक जगह इतना गर्मी है कि रेगिस्तान है, बालू है। वहीं मेघालय के मासिनराम को दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जो मेघालय का मासिनराम है वहाँ क्या है, बहुत ज्यादा वर्षा होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वहीं होता है। तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। और वहीं क्या है, भारत का ही एक राज्य है राजस्थान, जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं विस्तृत मैदान। हिमालय जैसे पर्वत हैं तो गंगा के किनारे, गंगा यमुना के तट पर जो नगर है वहां जैसे क्या है, समतल मैदान भी हैं, गंगा यमुना के मैदान जैसे समतल मैदान है। वहीं कहीं क्या है, ऊंचे ऊंचे पठार है तो कहीं तटीय क्षेत्र हैं। लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्रमशः अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो लक्षद्वीप कहाँ है, बंगाल का खाड़ी में है, और अंडमान निकोबार कहाँ है, अरब सागर में है। ये आप पहले भी देख चुके हैं। अब देखिए धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। धार्मिक मतलब धर्म के अनुसार जो विविधता है, समाज में के अनुसार विविधता, और सांस्कृतिक विविधता, संस्कृति में विभिन्नता। दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का उद्गम स्थल भारत माना जाता है। 4 कौन से वो प्रमुख धर्म है, हिंदू, सिख, जैन तथा बौद्ध। ये 4 जो धर्म है उसका उद्गम स्थान भारत को माना जाता है। स्वाभाविक है कि इन धर्मों के अनुयायी भारत में निवास करते होंगे। इसके अलावे इस्लाम, ईसाई, पारसी तथा अन्य बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। इन धर्मों के अंदर भी कई पंथ हैं और धर्म भी कई तरह से बंटे हुए हैं। जैसे हिंदू धर्म में है शैव, शाक्त और वैष्णव बड़ी संख्या में है। उसी तरह इस्लाम में शिया और सुन्नी में बटा हुआ है। सिख में नामधारी और निरंकारी पंथ, सिख में क्या है, नामधारी और निरंकारी पंथ। उसी तरह जैन में क्या है, दिगंबर, श्वेतांबर पंथ। तो इस तरह से हर धर्म बटा हुआ है। बौद्ध में क्या है, हीनयान और महायान पंथ। तो इस तरह से समझ गए, सारा धर्म अलग अलग भागों में। हिंदू धर्म बटा है शैव, शाक्त, वैष्णव में। इस्लाम धर्म शिया, सुन्नी में। सिख नामधारी और निरंकारी पंथ में। जैन दिगंबर, श्वेतांबर में। और बौद्ध धर्म हीनयान और महायान पंथ में। तो इस तरह हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ जो हैं वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत हैं। और कुरान शरीफ किसका है, इस्लामों का है। बाइबल ईसाइयों का, और बाइबल जो है ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब किसका है, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का है। आगम सूत्र किसका है, जैनियों का। और त्रिपिटका किसका है, बौद्धों का। और जेंदा अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। सभी धर्मों का अपना अपना धर्म ग्रंथ है और सभी धर्मों के अनुयायी भारत में निवास करते हैं। देश में अनेक जातियां हैं, उनकी पूजा पद्धतियां, रीति रिवाज में भी भिन्नता पाई जाती है। और ये तो धर्म हुआ, और धर्म भी कई तरह से बटे हुए, अलग जातियों उपजातियों में बटे हुए हैं। सबका रीति रिवाज अलग अलग है। एक ही गांव में रहने वाले विभिन्न धर्म एवं जाति के लोगों की जीवन पद्धति भी अलग अलग है। हो सकता है कुछ लोग एक ही गांव में रह रहे हैं लेकिन फिर भी उनमें धर्म और जाति में अंतर है, और धर्म जाति में अंतर होने से उनकी जीवन पद्धति भी अलग अलग हो जाती है। भारत त्योहारों का देश है। दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहार तो प्राय समूचे देश में मनाए जाते हैं। भारत क्या है,
इतने सारे धर्म के लोग हैं तो सभी धर्मों का अपना अपना पर्व त्योहार होगा, और सभी धर्मों का अपना अपना पर्व त्योहार होगा तो बहुत सारे पर्व त्योहार होंगे। और हिंदुओं के भी ऐसे बहुत सारे पर्व त्योहार हैं, जैसे दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, क्रिश्चियन का है क्रिसमस, इस्लामों का है ईद। इस तरह से पूरे देश में सारे त्योहार मनाए जाते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय त्योहार भी मनाए जाते हैं, और कुछ त्योहार क्या होते हैं क्षेत्र विशेष में मनाए जाते हैं, जैसे झारखंड में सरहुल, करमा, दशई, सोहराय, टूसू पर्व, ये सब मनाए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ कुछ इलाकों में मंडा पूजा की भी परंपरा है। पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुंडी पड़वा, बिहार में छठ, असम में बिहू, और तमिलनाडु में पोंगल और केरल में ओणम। ये सब क्या है क्षेत्रीय पर्व त्योहार हैं। विभिन्न समाजों में लोग खुशी का इजहार नृत्य के द्वारा करते हैं, नाचकर अपने खुशी को इजहार करते हैं, और विभिन्न पर्व त्योहारों में नाचते हैं। जैसे झारखंड का में देखिए, जब पर्व मनाया जाता है तो उसमें ढोल नगाड़ों के साथ नाचा जाता है, तो झारखंड का एक नृत्य यहाँ चित्र में दिख रहा है। इस तरह से सभी धर्मों के लोगों का अपना अपना नृत्य होता है, अपने अपने खुशी के इजहार के लिए अलग अलग तरह के नृत्य को करते हैं। तो विभिन्न भागों में नृत्य की भी विविधता पाई जाती है। झारखंड में कौन सा है, छऊ नृत्य, पाइका, कर्मा नृत्य, सरहुल, डमकच, झुमुर, ये सब विशेष नृत्य है। उसी तरह असम में क्या है, बिहू, गुजरात में गरबा, डांडिया, केरल में मोहनी अट्टम और कथकली, ओडिशा में ओडिसी, पंजाब में भांगड़ा, मणिपुर में मणिपुरी नृत्य, उसी तरह तमिलनाडु में भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश में कथक, नागालैंड में चांगलो, ये सब प्रमुख नृत्य हैं। अब देखिए खान पान की विविधता, ये तो हो गया उनके धर्म में विविधता हो गया। अब देखिए जब धर्म में विविधता है और क्या है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है भारत में तो कहीं बहुत ज्यादा ठंड है और कहीं मौसम सामान्य है, तो इस तरह से उनके और इससे क्या होता है, जब मौसम में अंतर होता है, तापमान में अंतर होता है, तो वहाँ जो उपजने वाले फसल है उसमें भी अंतर हो जाता है। और जब अलग अलग फसल उपजेंगे तो जहाँ जो फसल उपजेगा वहाँ के लोग वही खाना खाएंगे, तो इस तरह से उनके खान पान में भी विभिन्नता हो जाता है। भारत के विभिन्न प्रदेशों के क्षेत्रों में खान पान में अंतर पाया जाता है। खाद्य पदार्थों की आदतें किसी विशेष स्थान पर उसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है, जहाँ जो उपलब्ध है वहाँ वही भोजन किया जाता है। झारखंड में पिट्ठा, धुसका, बर्रा, छिलका रोटी, ढकनी रोटी बड़े चाव से खाए जाते हैं। तो झारखंड का मुख्य भोजन क्या है जो वहाँ पे पर्व त्योहारों में या साधारणतः बनता है, पिट्ठा है, धुसका, बर्रा, छिलका रोटी, ढकना रोटी, मड़ुए की रोटी भी झारखंड में लोकप्रिय है। पंजाब में सरसों का साग, सरसों की बहुत खेती होती है, मक्के की खेती होती है, इसीलिए पंजाब में सरसों का साग और मक्के का रोटी फेमस है, वहाँ लोग खाते हैं ज्यादा। उसी तरह गुजरात में क्या है, गुजरात में ढोकला और महाराष्ट्र में बड़ा पाव, महाराष्ट्र में क्या है, बड़ा पाव। केरल में अवियल जो चावल से बनता है, दक्षिण भारत में डोसा, इडली, सांबर, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद की बिरयानी, हलीम, नागालैंड और सिक्किम में मोमोज। नागालैंड और सिक्किम ठंड जगह है, उत्तर भारत में है, तो यहाँ क्या है, उत्तर पूर्वी में है, तो यहाँ क्या है, मोमोज बहुत ज्यादा खाया जाता है। दिल्ली में तंदूरी चिकन और बंगाल में मछली भात। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत पानी वाला जगह है, तो वहाँ क्या है, तो मछली का बहुत उत्पादन होता है, इसलिए बंगाल के लोग, और चावल का उत्पादन होता है इसलिए मछली भात खाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया है। झारखंड का पारंपरिक भोजन क्या दिया गया है, धुसका का जो चने दाल से बनता है, चावल से। इडली दिया गया है जो दक्षिण भारत का पारंपरिक भोजन है। मोमोज है सिक्किम का, नागालैंड का पारंपरिक भोजन है, सिक्किम नागालैंड का। तो देखिए एक ही देश है लेकिन भोजन में कितना ज्यादा अंतर है।
हो सकता है आपके आसपास में भी बहुत अंतर होगा। हो सकता है आप हो सकता है कि आप बंगाली हैं तो आप मछली भात खाते होंगे, लेकिन आपके पड़ोसी क्या हैं, दक्षिण भारत के हैं, तमिल है, तेलुगु है, तो क्या है वो हो सकता है वो इडली डोसा ये सब ज्यादा पसंद करें। हो सकता है झारखंड आप जाएंगे तो झारखंड के लोग धुसका पसंद करें, इस तरह से। और या फिर कोई गुजराती है आपके पड़ोस में तो वो क्या ढोकला पसंद करें। तो इस तरह से सबका क्या है पसंद अलग अलग है। इसके बाद है भाषाई विविधता। भोजन में विविधता हो गया, अब क्या है भाषा में भी बहुत ज्यादा विविधता है। भाषा एक क्या है हमारे जो भावनाओं को उजागर करने का माध्यम है, और इस विविधता के होते हुए भी लोगों में बहुत एकता है। हमारे देश में कोस कोस में भाषा बदल जाते हैं। तो भारत एक बहुभाषी देश है। कहा जाता है कि प्रत्येक 100 मीटर में यहाँ की भाषा बदल जाती है। 100 किलोमीटर में क्या होता है लगभग हमारा देश में अलग भाषा। ऐसे 100 किलोमीटर क्यों, पड़ोसी है, एक घर है, उसके बाद वाले घर में हो सकता है दूसरे भाषा के लोग बोलने के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी एक क्षेत्र विशेष में कुछ भाषा ज्यादा बोली जाती, उसी के अनुसार कहा जा रहा है कि 100 किलोमीटर में लगभग भाषा बदल जाती है। तो हमारे यहाँ 1700 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। लगभग कितनी 1700 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती। और यहाँ कुछ राज्य भी भाषा के आधार पर बनाए गए हैं। क्या है, कुछ राज्य ऐसे हैं जो भाषा के अनुसार ही बने हैं, कि वहाँ एक ही तरह के भाषा के लोग हैं तो उनको अलग राज्य में बांट दिया गया। हिंदी को देश की शासकीय भाषा बनाया गया। हिंदी क्या है, देश की राष्ट्रभाषा है। ये शासक के लिए शासन से संबंधित जितने भी पत्र वगैरह या फिर भाषा का प्रयोग होता है तो हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में अधिकतर लोग पूरे देश में हिंदी को समझते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी, जो थे असमिया, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दिया गया था। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1953 ईस्वी में और भाषा के आधार पर उसका गठन हुआ था। देखिए, झारखंड में बोली जाने वाली भाषाएं, झारखंड में क्या क्या भाषा बोली जाती है, संथाली, मुंडारी, कुड़ू, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी आदि। 92 संशोधन द्वारा संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। संविधान में बीच बीच में संशोधन होते रहते हैं, जिसके अनुसार कुछ संशोधन करके किसी चीजों को उसमें मान्यता दिया जाता है। ये है 5 नंबर में है परिधानों की विविधता। ये हो गया भाषा में विविधता, हो गया खान पान में विविधता, भौगोलिक दशाओं में विविधता। अब क्या है, लोगों के पहनावे में भी अंतर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, कहीं बहुत ज्यादा ठंड है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है, तो क्या है उसके अनुसार भी लोगों का जो पोशाक है वो बदलता रहता है। देश में लोगों के पहनावे में भी बहुत अंतर पाया जाता है। पुरुष के परिधान में कुर्ता पैजामा का विशेष महत्व है, और वहीं क्या है, हालांकि आधुनिक परिधान जो है पैंट शर्ट कोट टाई ये क्या है काफी प्रचलन है। महिलाओं के लिए साड़ी और ब्लाउज पूरे देश में प्रचलन है, और लड़कों के लिए टी शर्ट और पैंट शर्ट ये प्रचलन है। लेकिन फिर भी हर राज्य का अपना एक अलग परिधान है। जैसे झारखंड में जो पुरुष होते हैं धोती कुर्ता पहनते हैं और कंधे में गमछा रखते हैं। पंजाब में सलवार कमीज दुपट्टा, बंगाल में बंगाली साड़ी, राजस्थान और गुजरात में घाघरा चोली। और राजस्थान के लोग क्या पहनते हैं, घाघरा चोली और ओढ़नी। जम्मू कश्मीर में फिरन क्या पहनते हैं, जम्मू कश्मीर में फिरन। और मिजोरम में पुवानचेई महिलाओं का पारंपरिक
परिधान है। देखिए यहाँ पे दिया गया है चित्र में राजस्थान का पारंपरिक परिधान। देखिए घाघरा, चोली और ओढ़नी है। तो इस तरह से हर राज्य का अपना अपना अलग परिधान है। देखिए यहाँ पे मिजोरम का परिधान दिया गया है और यहाँ पे जम्मू कश्मीर का पारंपरिक परिधान दिया गया है। इस तरह से जितने भी राज्य हैं सबका अपना अपना अलग तरह का परिधान है। अब देखिए 6 नंबर में क्या है, आर्थिक विविधता। क्या है? आर्थिक विविधता। आर्थिक विविधता का आशय है अपनी जीविकोपार्जन के लिए लोगों के द्वारा अपनाए गए पेशे। क्या है? जो लोग अपने जीवन को चलाने के लिए अलग अलग तरह का पेशे अपनाते हैं। पेशा मतलब काम, उसमें भी विविधता पाई जाती है। भारत में विभिन्न लोगों की आजीविका भी भिन्न भिन्न है। अलग अलग लोगों की, अलग अलग राज्यों के लोगों की विविधता भी अलग अलग है। कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ की बड़ी आबादी खेती कर अपना जीवन यापन करती है। क्या है? भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ के अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हैं। कृषि के अलावा यहाँ पे क्या होता है, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि क्रियाएं भी लोगों की आजीविका का साधन है। सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में नौकरी करने वालों की संख्या भी कम नहीं है। जितना कृषि में है उतना सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रों में भी लोग काम करते हैं। कुछ लोग स्वरोजगार से भी जुड़े हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने रोजगार करते हैं। पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में निवास करने वाले अधिकांश लोगों की आजीविका वनोत्पाद होती है। क्या होता है? वनोत्पाद, जो वन से मिलती है उससे उत्पादन करते हैं, वही उनके जीवन का आधार होता है, उसी से अपनी आजीविका चलाते हैं। जैसे जंगल से मिलने वाली वस्तुएं, जैसे जंगली फल मूल, जड़ी बूटियां, दातून, इसको वो संग्रह करते हैं और उसको बेचते हैं। जैसे झारखंड का भी एक मुख्य जीविकोपार्जन का साधन क्या है? वनोत्पाद है, क्योंकि झारखंड जंगलों से घिरा हुआ है। और आज हम इतना तक ही पढ़ेंगे और आप, आशा करती हूँ आप इसको समझ गए होंगे। भारत की विविधताओं के बारे में आप अब जानने लगे होंगे। और लेकिन इसे बार बार आपको पढ़ना होगा और जो आपके आसपास में भी जो आपको अंतर दिखता है उसको भी जानने का कोशिश करना होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। इसका जो बाकी अंश है उसे अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।